आज के इस विस्तृत चर्चा में हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को खंगालने वाले हैं जो जो अक्सर हमें भारी भरकम किताबों के पन्नों में ही उलझा हुआ लगता है। हाँ, लेकिन असल में ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। मतलब देखा जाए तो ये हमारे अंदर भी मौजूद है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है उपसह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इस पूरी बातचीत के लिए हमने जो सोर्सेस खंगाले हैं ना, उनमें मुख्य रूप से यश माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल की एक बेहद एनर्जेटिक मिशन केमिस्ट्री लाइव मैराथन क्लास शामिल है। और साथ ही हमने बायजूस का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर पब्लिश किया गया एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और डिटेल्ड आर्टिकल भी लिया है। तो आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमें उन मुश्किल शब्दों और डरा देने वाले फॉर्मूलों के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। सही कहा। हमारा मकसद बस इस बात को डिकोड करना है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स असल में काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान दें, प्रकृति में पौधों को जो हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल की वजह से, या हमारी नसों में जो लाल खून बह रहा है हीमोग्लोबिन, ये सब असल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही तो हैं। एकदम। आज हम यही देखेंगे कि कैसे कुछ साधारण से एलिमेंट्स को जब एक खास तरीके से मिलाया जाता है तो उनके गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला रूप सामने आता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं? इसके लिए हमारे सोर्सेज में एक बड़ा ही मजेदार तरीका दिया गया है। हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वीआईपी है। हाँ, और केमिस्ट्री की दुनिया में इस वीआईपी को हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, जो आमतौर पर कोई ट्रांजिशन मेटल होता है और बीच में आराम से बैठा होता है। अब जाहिर सी बात है, वीआईपी है तो उसके आसपास मेहमानों की भीड़ तो लगेगी ही। इन मेहमानों को हम लिगैंड्स कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये मेहमान खाली हाथ नहीं आते। राइट। बिल्कुल नहीं। इन लिगैंड्स के पास हमेशा कुछ एक्स्ट्रा होता है देने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, जिन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मतलब ये मेहमान अपने ये इलेक्ट्रॉनों के जोड़े उस वीआईपी यानी सेंट्रल मेटल को भेंट के रूप में देते हैं। हाँ, अब जब कोई इतने कीमती इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक मजबूत रिश्ता तो बनेगा ही। इसी साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप है, जहां एक वीआईपी बीच में है और चारों तरफ से मेहमान उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और यहाँ एक और चीज है, सेंट्रल मेटल एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी स्वीकार करता है। और मेहमान यानी लिगेंड्स लुईस बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। यश माहेश्वरी के क्लास में इस कंसेप्ट को पानी के एक लिटमस टेस्ट से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। वहां बात हो रही थी कि डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आखिर फर्क क्या है। हाँ, जैसे अगर हम पोटाश एलम यानी फिटकरी की बात करें, जो एक डबल सॉल्ट है। अगर फिटकरी को पानी में डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, उसके सारे आयन अलग अलग हो जाते हैं और वो अपनी पहचान एकदम खो देती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसके ठीक उलट बर्ताव करते हैं। मतलब वो टूटते नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं। पानी में घुलने के बाद भी वो अपनी पहचान और अपना स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। वो जो लुईस एसिड और लुईस बेस का लेन देन है ना, वो इतना पक्का होता है कि पानी भी इस दोस्ती को आसानी से नहीं तोड़ पाता। क्या बात है। अब चूंकि हम बेसिक समझ ही रहे हैं तो डेंटिसिटी का थोड़ा बहुत आइडिया लेना भी जरूरी है। डेंटिसिटी मतलब? एक लिगैंड कितने हाथों से उस मेटल को पकड़ सकता है। हाँ, एक तरफ से पकड़ने वाले मोनोडेंटेट हो गए, दो तरफ से पकड़ने वाले बाइडेंटेट। लेकिन और यहां से बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है जब हम चीलेटिंग लिगेंड्स की दुनिया में आते हैं। चीलेटिंग लिगैंड्स का कंसेप्ट सच में बहुत स्मार्ट है। जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड्स मेटल के साथ जुड़ते हैं तो वो एक रिंग या अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो मेटल को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। हाँ, और इस चिलेटिंग इफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे वो पूरा कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। रियल लाइफ में पानी के खारेपन यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए इसी चिलेटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि लैंथेनाइड्स को अलग करने में भी यही काम आता है। वैसे लिगैंड्स की इस दुनिया में एक और बहुत ही अतरंगी वैरायटी है। एम्बिडेंटेट लिगैंड्स है ना? एकदम सही। इन्हें हम आसान भाषा में दो मुहे लिगैंड्स भी कह सकते हैं, जैसे NO2 या SCN हो गया। ये एम्बिडेंटेट लिगैंड्स बड़े ही चालाक होते हैं।
जैसे NO2 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है और ऑक्सीजन के पास भी। मतलब मेटल से जुड़ने के दो विकल्प हैं इनके पास। हाँ, लेकिन ये एक समय में केवल एक ही सिरे का इस्तेमाल करते हैं। या तो नाइट्रोजन के रास्ते से जुड़ेंगे या फिर ऑक्सीजन के रास्ते से। लिगैंड एक ही है, लेकिन बर्ताव परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। अब ये लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल का रिश्ता तो समझ आ गया, लेकिन अगर इतने सारे अलग अलग जोड़े बन रहे हैं, कोई रिंग बना रहा है, कोई दो मुआ है, तो साइंटिस्ट इन्हें याद कैसे रखते हैं? इसके लिए IUPAC ने कुछ बहुत ही सेट नियम बनाए हैं। नाम लिखते समय हमेशा मेहमानों की इज्जत की जाती है, यानी लिगैंड्स का नाम पहले आता है। और अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, राइट? बिल्कुल, बिना किसी भेदभाव के सीधे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम आता है और अंत में रोमन अंकों में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, और अगर एक ही जैसे लिगेंड कई सारे हों तो? वहां प्रीफिक्स का भी तो कोई खेल है। हाँ, अगर एक लिगेंड 2, 3 या 4 बार आ रहा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा लगा देते हैं। लेकिन सोचिए अगर किसी लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई या ट्राई लगा हो, जैसे एथिलीन डायामाइन, अगर इसके आगे एक और डाई लगा देंगे तो भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं? ऐसे लिगेंड्स के लिए बिस या ट्रिस का प्रयोग होता है। और एक बहुत जरूरी नियम है, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव यानी एनायनिक है तो मेटल के नाम के आखिर में एट जुड़ जाता है। जैसे आयरन फेरेट बन जाता है। हाँ, और कोबाल्ट हो जाता है कोबाल्टेट। नामकरण का लॉजिक तो एकदम क्लियर है, लेकिन इसके बाद एक चीज जो सच में दिमाग घुमा देती है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल की तरह देखा जा सकता है। टुकड़े वही हैं, फॉर्मूला वही है, लेकिन बनावट बिल्कुल अलग है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्पेस आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो उसमें आयनाइजेशन आता है। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन पानी में डालते ही ये अलग अलग तरह के काउंटर आयंस दे देंगे। मतलब पानी में जाते ही असलियत बदल जाती है। और वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बदलते हैं, कुछ अंदर रहते हैं, कुछ बाहर काउंटर आयन की तरह चले जाते हैं। और एक लिंकेज आइसोमेरिज्म भी होता है, जो पक्का उन्हीं दो मुंहे एम्बेडेंटेड लिगेंड्स की वजह से होता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जब NO2 अपना जुड़ने वाला सिरा बदल लेता है तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी है, जहां लिगेंड्स की ही आपस में अदला बदली हो जाती है। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल। स्पेस आइसोमेरिज्म थोड़ा ज्यादा विजुअल है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर समान लिगेंड्स पास हों तो सिस कहते हैं, और आमने सामने हो तो ट्रांस। और इसी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आता है। इसे दोनों हाथों की तरह समझा जा सकता है। बायां और दायां हाथ शीशे में एक दूसरे की छवि हैं, लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह ओवरलैप नहीं करते। हाँ, जिन्हें केमिस्ट्री में डेक्स्ट्रो और लेवो कहा जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये मॉलिक्यूल्स कोई गेम खेल रहे हों। लेकिन इस विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, ये भी एक थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। 1893 में अल्फ्रेड वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्लोराइड और अमोनिया मिलाकर एक खुराफात की थी। बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की नींव रख दी। उन्होंने बताया कि धातुओं की दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी जिसे आज ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और सेकेंडरी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन वो बॉन्डिंग ज्योमेट्री और चुंबकीय गुणों को नहीं समझा सके। और यही एंट्री होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT की। बाइजू के लेख में लिनस पॉलिंग के काम को बहुत डिटेल में समझाया गया है। VBT ने बताया कि सेंट्रल मेटल अपने खाली sp-d ऑर्बिटल्स लिगेंड्स को दे देता है, और ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर एक निश्चित आकार बनाते हैं, जैसे sp3 से टेट्राहीड्रल और D2sp3 से ऑक्टाहीड्रल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी बनने का खेल है, ये तो लिगेंड की ताकत पर डिपेंड करता है ना? एकदम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जैसे कार्बन और नाइट्रोजन वाले CO या CN बहुत ताकतवर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती जोड़ी बनाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो यश की क्लास में एक बड़ा मजेदार उदाहरण था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को अंदर वाले ऑर्बिटल्स में धकेल देते हैं, जिसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एनालॉजी ये थी कि घर के अंदर होने पर ताकतवर होने के बावजूद कम इज्जत मिलती है, यानी लो स्पिन। क्या बात है। और दूसरी तरफ वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या हैलोजेंस। ये जोड़ी नहीं बनवा पाते, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। घर के बाहर होने पर आदर ज्यादा मिलता है, राइट?
बिल्कुल। और यही थ्योरी हमें चुंबकीय गुणों के बारे में भी बताती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर यौगिक पैरामैग्नेटिक होता है मतलब चुंबक की तरफ खींचेगा। और सारे पेयर्ड होने पर डायामैग्नेटिक। बाइजूस लेक का उदाहरण है कि फेक्सिक्स 3- एक आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन देखिए, वीवीटी ने ज्योमेट्री बता दी, मैग्नेटिज्म बता दिया, पर वो ये नहीं बता पाई कि ये यौगिक कितने रंगीन क्यों होते हैं। और इस रहस्य को हंस बेथे और जॉन वैन वेलिक की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT ने सुलझाया। सीएफटी ने कहा कि इसे हाइब्रिडाइजेशन मत मानो, इसे रिपल्शन या टकराव का खेल समझो। लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच भयंकर रिपल्शन होता है। अगर इसे कहानी की तरह देखें, मेटल घर पर आराम कर रहा है, उसके 5 कमरे हैं, यानी 5 डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही लिगैंड यानी मेहमान आते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। ऑक्टाहेड्रल के मामले में मेहमान सीधे एक्सिस से आते हैं, तो सामने से होने वाले टकराव के कारण कुछ ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, जिन्हें EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो टकराव से बच जाते हैं वो T2G कहलाते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? रंगों से इसका क्या लेना देना है? जब सफेद रोशनी इन यौगिकों पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा सोखकर निचले T2G लेवल से ऊपरी EG लेवल में छलांग लगाते हैं। इसे DD ट्रांजिशन कहते हैं। और जो रंग सोखा जाता है, हमें हमेशा उसका उल्टा यानी कॉम्प्लीमेंट्री रंग दिखाई देता है, VIBGOR, व्हील के अनुसार। बिल्कुल। अगर यौगिक पीली रोशनी सोखता है तो वो देखने में बैंगनी दिखाई देगा। ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है, डबल सॉल्ट से लेकर लिगैंड्स की पकड़, VBT की हाइब्रिडाइजेशन और CFT के रंगों तक। और ये विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। रंग कैसे बनते हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ, खनिजों को शुद्ध करना, सब इसी पर आधारित है। ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यदि कोऑर्डिनेशन यौगिक अपने मूल तत्वों के स्वभाव को पूरी तरह छिपा सकते हैं, एक नया रंग और पावर पैदा कर सकते हैं, तो क्या हमारे आसपास ऐसी कई और असाधारण चीजें हो सकती हैं जो बस सही लिगेंड के संपर्क में आने का इंतजार कर रही हैं, ताकि वे अपना कोई अज्ञात और जादुई रूप दुनिया के सामने ला सकें? सोचने वाली बात है। वाकई ये नजरिया दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। सीखते रहिए और इस रहस्यमयी दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए।